नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको इतिहास के उन पन्नों में ले जाएगा जहां से एक नई दुनिया की शुरुआत हुई थी। सोचिए, आप एक शुरुआती अमेरिकन कॉलोनिस्ट हैं। हम सब ने मिलकर अपनी मेहनत से एक नई दुनिया बसाई थी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ एक राजनीतिक उलटफेर नहीं था, बल्कि हमारे अपने घरों, आंगनों और रोजमर्रा के जीवन में शुरू हुआ एक लंबा और कठिन संघर्ष था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। अगर उन्हें युद्ध ही चाहिए तो इसे यहीं शुरू होने दो। कैप्टन जॉन पाकर के ये शब्द सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? इन शब्दों में वो आक्रोश है जिसने हमारे भीतर एक ऐसी आग जलाई जो सदियों तक जलने वाली थी। लेकिन आप शायद सोच रहे होंगे कि हम जो कल तक ब्रिटिश ताज के इतने वफादार थे, इस हद तक पहुंचे कैसे? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस तनाव भरे दौर की कहानी समझते हैं। पीछे चलते हैं उन दिनों में जब फ्रेंच और इंडियन युद्ध बस अभी खत्म ही हुआ था। हमने ब्रिटिश सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस भयानक लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगाई थी। लेकिन जीत के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश क्राउन बुरी तरह कर्ज में डूब चुका था और उन्होंने सोचा कि इसका पैसा कहाँ से वसूला जाए। जी हाँ, हमसे, यानी इन कॉलोनीज से। एक ऐसी सरकार जिसके लिए हमने खून बहाया, वही अचानक हमारा आर्थिक शोषण करने के लिए तैयार खड़ी थी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1760 के दशक में एक के बाद एक नियम आते गए, जैसे कोई दम घोट रहा हो। पहले 1765 में स्टैंप एक्ट आया, फिर 1767 में टाउनशिंड एक्ट्स ने तो हमारी रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स लगा दिया। और जब 1768 में जॉन हैनकॉक का जहाज लिबर्टी जब्त कर लिया गया, तब तक हमारा आम जीवन एक लंबा संघर्ष बन चुका था। हर दिन एक नए टैक्स का बोझ। और इस भारी दबाव के बीच से निकला एक ऐसा नारा जिसने आग लगा दी। टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज टिरनी। बिना प्रतिनिधित्व के कर लगाना अत्याचार है। जेम्स ओटिस जूनियर के इन शब्दों ने पूरी कॉलोनीज में जागरूकता फैलाई। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी समझाया कि ये टैक्सेस हमारे ऊपर बेहद ज्यादा हैं और हम बोझ तले दबे हैं। पर जब उन्होंने हमारी आवाज नहीं सुनी, तब बने सन्स ऑफ लिबर्टी। हमने तय कर लिया था कि अब हम खामोश नहीं रहेंगे। इस तनाव का नतीजा सोच से भी ज्यादा भयानक निकला। मार्च 1770 आते आते सड़कों पर खून बहने लगा था। बॉस्टन पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा था। एक दिन गुस्से में आकर भीड़ ने सैनिकों पर बर्फ के गोले फेंके और अचानक, बिना किसी आदेश के, फायरिंग शुरू हो गई। 5 निर्दोष लोग मारे गए और इस घटना ने हमारे अंदर एक ऐसी आग भड़काई जिसे रोकना अब बिल्कुल नामुमकिन था। शांति पीछे छूट चुकी थी। तनाव बढ़ता गया और 16 दिसंबर 1773 को टी एक्ट के विरोध में हमारा गुस्सा फूट पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज टैक्स वाली चाय लेकर आए थे। मीटिंग्स हुई, फैनुएल हॉल और ओल्ड साउथ मीटिंग हाउस में भीड़ जमा हुई, पर कोई फायदा नहीं। जब समझ आ गया कि बातचीत से कुछ नहीं होगा, तब सन्स ऑफ लिबर्टी ने भेस बदला और सीधे ग्रिफिन्स वॉर्फ की तरफ निकल पड़े। अब बगावत शुरू हो चुकी थी। 340। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये वो 340 चाय के डब्बे थे जिन्हें हमने उठाकर सीधे बॉस्टन के बंदरगाह के पानी में फेंक दिया। ये नंबर दर्शाता है कि हमने कितने बड़े पैमाने पर पूरे साम्राज्य को खुली चुनौती दी थी। ये एक ऐलान था। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया और बदले में उन्होंने लगाए इनटॉलरेबल एक्ट्स। इनका मकसद सिर्फ बॉस्टन को कड़ी सजा देना और हमारा मनोबल तोड़ना था। लेकिन सच कहूं, नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। इन अत्याचारी कानूनों की वजह से बाकी सभी कॉलोनीज हमारे बचाव में एक साथ आ खड़ी हुईं। हम टूटने के बजाय पूरी तरह से एकजुट हो गए थे। मुझे आज़ादी दो या मौत दो। पैट्रिक हेनरी की 1774 की ये मशहूर स्पीच आपने शायद सुनी हो। ये शब्द आज भी उतने ही ताकतवर लगते हैं। इसने साबित कर दिया कि अब छोटे मोटे राजनीतिक विरोध का वक्त बिल्कुल निकल चुका है। ये ऐलान था कि हम युद्ध और मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और आखिरकार 19 अप्रैल 1775 को शब्दों की जगह बंदूकों ने ले ली। लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में चली वो गोली जिसे पूरी दुनिया ने सुना, शॉट हर्ड राउंड द वर्ल्ड। लालटेनों के इशारे से हमारे मिनटमैन अपने हथियार लेकर मैदान में उतर आए। सोचकर देखिए, ये आम किसानों और व्यापारियों का दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के खिलाफ एक खुला सामना था। लड़ाई के शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। बंकर हिल पर हमारा ऑर्डर था कि जब तक दुश्मन आंखों के सामने न दिखे, गोली मत चलाना।
हथियारों और बारूद की कमी के कारण हमें पीछे हटना पड़ा और हमने जोसेफ वॉरेन जैसे साथी को खो दिया। लेकिन 3 जुलाई 1775 को जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने कॉन्टिनेंटल आर्मी की कमान संभाली तो हमारी इस बिखरी हुई भीड़ को एक विधिवत आर्मी बनने की दिशा मिली। यहाँ हमारी एक कमाल की स्ट्रैटेजी सामने आती है। सोचिए, फोर्ट टाइकनडोरोगा से भारी भरकम तोपों को जमीन और बर्फ पर घसीटकर डॉर्चेस्टर हाइट्स तक लाया गया। ये एक अनोखी तरकीब थी। इन विशाल तोपों की वजह से दुश्मन के लिए बॉस्टन आना असंभव हो गया और उन्हें शहर खाली करके भागना पड़ा। अपने शहर को वापस पाना हमारी बहुत बड़ी जीत थी। फिर आया इतिहास का वो दिन जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। 4 जुलाई 1776 कांग्रेस ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को मंजूरी दे दी। थॉमस जेफरसन का वो ड्राफ्ट और जॉन हैनकॉक के उन बड़े हस्ताक्षरों ने सब बदल दिया। अब हम ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं रहे थे, हम आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे। वो आज़ादी का एहसास सच में लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन आज़ादी का ऐलान करना और उस आज़ादी को सच में पाना, ये दो बिल्कुल अलग बातें थीं। थॉमस पेन ने क्या खूब लिखा था, ये वो समय है जो मर्दों की आत्मा की परीक्षा लेता है, और ये बिल्कुल सच था। आज़ादी के तुरंत बाद हमें भयानक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, खासकर जब वॉशिंगटन ने अपनी सेना के साथ बर्फीली डेलावेयर नदी पार की, जहां एक छोटी सी गलती का मतलब मौत था। वाले फौज की वो ठंड, उफ, उसने तो हमारे जिंदा बचने तक की परीक्षा ले ली। सैनिक बिना जूतों के बर्फ में थे, खाना नहीं था और ऊपर से बीमारियां फैल रही थी। लेकिन इस भयानक हाल में भी हमारी हिम्मत नहीं टूटी। वही बैरन फ्रीडरिक वॉन स्टूबिन की सख्त ट्रेनिंग ने इन्हीं थके हारे लोगों को एक बेहद ताकतवर और इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स में तब्दील कर दिया। अब आप इन दोनों की स्ट्रैटेजीज देखिए। ब्रिटिश स्ट्रैटेजी सीधी थी, बड़े शहरों पर कब्जा करो, लेकिन हमारे कॉन्टिनेंटल टैक्टिक्स एकदम अलग थीं। हमने पारंपरिक युद्ध के बजाय गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। फ्रांसिस मैरियन, जिन्हें सब स्वॉम्प फॉक्स कहते थे, उनके इन अनोखे तरीकों ने ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस के नाक में दम कर दिया और उन्हें कैरोलिना से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये बात भी तय थी कि हम अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत सकते थे, हमें दोस्तों की जरूरत थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कमाल का काम किया और फ्रांस को हमारी मदद करने के लिए मना लिया। सैराटोगा की शानदार जीत के बाद स्पेन भी हमारे साथ आ गया, और हाँ, समुद्र में हमारी छोटी सी कॉन्टिनेंटल नेवी भी अपने जहाज़ों के साथ उतर चुकी थी। ये गठबंधन हमारे लिए असल गेम चेंजर साबित हुए। समुंदर की बात करें तो उन जहाज़ों पर जिस हिम्मत की ज़रूरत थी वो कैप्टन जॉन पॉल जोन्स के इस डायलॉग में साफ दिखती है। उन्होंने कहा था, मैंने अभी तक लड़ना शुरू कहाँ किया है। सोचिए, उनका जहाज़ डूब रहा था और दुश्मन सरेंडर करने को कह रहा था। उस वक्त ऐसी बात कहना, ये पागलपन और कभी ना हार मानने वाली भावना ही हमारी असली पहचान थी। चलिए अब सीधे उस आखिरी निशाने पर चलते हैं, द यॉर्कटाउन ट्रैप। वॉशिंगटन ने जबरदस्त दिमाग लगाया। उन्होंने न्यूयॉर्क पर हमले का दिखावा किया और असल में रोशेम्बो की फ्रेंच फोर्स के साथ मिलने निकल गए। उधर समुद्र में फ्रेंच नेवी ने ब्रिटिश फ्लीट का रास्ता बंद कर दिया। एक के बाद एक ऐसे मूव्स चले गए कि हमने यॉर्कटाउन में कॉर्नवालिस को चारों तरफ से घेर लिया। नो एस्केप। और इस ट्रैप का नतीजा क्या हुआ? अक्टूबर 1781 में कॉर्नवालिस को हथियार डालने पड़े। इस सरेंडर ने ब्रिटिश सरकार को हार मानने और बातचीत के टेबल पर आने को मजबूर कर दिया। ये लंबा और खून से सना सफ़र आखिरकार 3 सितंबर 1783 को ट्रीटी ऑफ पेरिस के हस्ताक्षर के साथ पूरा हुआ, वो दिन जब हमने सच में आज़ादी पाली थी। तो इस पूरे सफ़र के अंत में एक सवाल तो दिमाग में घूमता ही है, कैसे भारी टैक्स चुकाने वाले आम किसानों और व्यापारियों के एक छोटे से झुंड ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। आज का हमारा ये विश्लेषण तो यही खत्म होता है, पर यह इतिहास हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जब लोग ठान लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। उम्मीद है इस सफ़र ने आपको झंझोड़ कर रख दिया होगा और आप ऐसी और कहानियां जानने के लिए उत्सुक होंगे। शुक्रिया।